तो चलिए इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो कि है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन अलोंग विद समरी हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे। इसमें बोल रहा है कि जो ह्यूमन प्रेगनेंसी होता है उसका एवरेज ड्यूरेशन होता है 9 महीने का, लगभग उसके आखिरी मेंस्ट्रुएशन से 266 डेज का। ठीक है, ये जो 9 महीने का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है बेटा जी, इसको आप गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ठीक, एक बार गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाए उसके बाद में बच्चे को बाहर डिलीवर करवाया जाता है, और वो जो डिलीवरी का प्रोसेस होता है या चाइल्ड बर्थ का जो प्रोसेस होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है, पार्चुरेशन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। पार्चुरेशन के लिए बहुत भयानक यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, विगरस कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसी के बाद में बच्चे को बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो पार्चुरेशन है ये प्रोसेस करवाने के लिए आपको नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों की मदद चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। अगर हम पार्चुरेशन की बात करें तो पार्चुरेशन जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर होता है। वेजाइनल पार्चुरेशन की बात कर रही हूँ मैं, जो बच्चा नॉर्मली डिलीवर होता है, वेजाइना से डिलीवर होता है, सी सेक्शन की बात नहीं करें। उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले हम ये तीनों स्टेजेस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इन तीनों स्टेजेस में पहला स्टेज आता है फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, और लेबर पेन के बाद में आपका सर्विक्स डायलेट करना शुरू होता है। देखो, सर्विक्स जो होता है वो बहुत ही छोटा स्पेस है। ठीक है, धीरे धीरे वो डायलेट करता है, और वो जब वो डायलेट करता है तो लगभग 10 सेंटीमीटर वाइड वो हो जाता है। ठीक है, ये सर्विक्स का डायलेशन पॉसिबल हो पाता है आपके ऑक्सीटोसिन की वजह से। ठीक है, एमनियन जो है, एमनियन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, और वो एमनियोटिक फ्लूइड में आपका बच्चा होता है, एमनियन बर्स्ट कर देती है, और वो जो फ्लूइड है वो वेजाइना से बाहर आने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि वाटर ब्रेक हो गया है। ठीक है, तो वो एमनियन बर्स्ट होने की वजह से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ जाता है, लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और सर्विक्स जो है आपका 10 सेंटीमीटर के आसपास वाइड हो जाता है। ठीक है, और ये लगभग 6 से 12 घंटे तक हो सकता है। सेकंड स्टेज के अंदर बच्चा बाहर पुश किया जाता है, और वो बाहर पुश इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है वो बहुत भयानक कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। मैं ऑक्सीटोसिन के रोल पे वापस आऊंगी एक बार। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो बच्चे का हेड बाहर आता है क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है, और उस वक्त सबसे ज्यादा डायलेटेड है सर्विक्स। तो बॉडी ने इस तरीके का मैकेनिज्म बना रखा है कि सबसे पहले हेड को बाहर फेंक दिया जाए ताकि बच्चे आसानी से एक्सपेल आउट हो सके। ठीक है, एक बार बच्चा बाहर आ जाए उसके बाद में हम अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लिप कर देते हैं। ठीक है, एक बार बच्चा नॉर्मली ब्रीथ कर दे उसके बाद उसको क्लिप कर दिया जाता है ताकि वो बच्चा अपना सिस्टम यूज करे। ठीक है, और ये लगभग 20 मिनट से कुछ घंटों तक लास्ट करता है। इसके बाद में आता है थर्ड स्टेज। अब बच्चा तो बाहर आ गया, तो अब क्या बाहर आएगा। थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा जो होता है उसको हम बाहर एक्सपेल आउट करवाते हैं। यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और प्लेसेंटा को बाहर एक्सपेल आउट करवा दिया जाता है। प्लेसेंटा की बॉडी में जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद में अम्बिलिकल कॉर्ड को भी कट कर दिया जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा प्रॉपर्ली सांस ले रहा है, उसके बाद में ही अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं। और ये टाइम पीरियड बच्चे के जन्म के 10-15 मिनट तक चलता रहता है। ठीक है, एक बार बच्चा जन्म हो गया, पैदा हो गया, उसके बाद में 10-15 मिनट तक ये वाली कहानी चलती है। ठीक, ये हो गए वेजाइनल पार्चुरेशन के 3 स्टेजेस। अब हम वापस आते हैं हमारे एनसीईआरटी पे। मैंने आपको बोला था कि आपको पार्चुरेशन के लिए 2 सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक है नर्वस सिस्टम और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एक बार बच्चा पूरा डेवलप हो जाए, मतलब एक फीटस फुली डेवलप हो जाए, उसके बाद में उस फुली डेवलप फीटस से और प्लेसेंटा से सिग्नल आते हैं। ठीक है, और वो जो सिग्नल है उनकी वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होते हैं, जिसको आप बोलते हो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ये जो रिफ्लेक्स है, ये फिर सिग्नल देता है आपके मदर के पिट्यूटरी को। कौन से पिट्यूटरी को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस की मसल पे काम करता है, मायोमीट्रियम की स्मूथ मसल पे, और कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। इसकी वजह से और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फिर से सिग्नल देते हैं, फिर से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और धीरे धीरे यही कॉन्ट्रैक्शन विगरस होने लग जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और भारी होता जाएगा। ठीक, इसके साथ में आपका रिलैक्सेन भी रिलीज हो रहा है, तो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट भी है वो भी रिलैक्स हो रहा है। ठीक, फिर धीरे धीरे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है कि धीरे धीरे इन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बच्चे को बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाता है। ठीक है, एक बार बच्चा बाहर डिलीवर हो जाए उसके बाद में प्लेसेंटा को भी हम यूट्रस से एक्सपेल आउट करवा देंगे, जो कि हमारा थर्ड स्टेज था जिसको हमने प्लेसेंटल स्टेज बोला था। ठीक है, अब इन्होंने बोला व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी, ऑक्सीटोसिन इंजेक्ट कर देते होंगे, और तो क्या करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ रिलैक्सेशन की बात दे रखी है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक, साइड में मैंने एक और बात दे रखी है, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन है सीआरएच इसको बोलते हैं। ये बर्थ की टाइमिंग डिसाइड करता है। अगर किसी में सीआरएच बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है। ठीक, आखिरी टॉपिक पार्चुरेशन हो गया। अब डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब करता है कि बच्चे को कम से कम 6-7 महीने ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक जो फीमेल है, प्राइमेट फीमेल, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो उसके मेमरी ग्लैंड कांटी होते हैं, खाली होते हैं, उसमें मिल्क सिंथेसाइज नहीं होता है। ठीक है, तो जब वो फीमेल प्रेग्नेंट होती है तभी उसका जो मेमोरी ग्लैंड है वो डिफरेंशिएट करना शुरू होते हैं और मिल्क बनाना शुरू करते हैं प्रेगनेंसी के एंड तक। ठीक है, फिर उसके बाद में वही मदर को ऐसा बोला जाता है कि बच्चे को कम से कम 6-7 महीने ब्रेस्ट फीड करवाए, क्योंकि इनिशियल फ्यू मंथ्स का जो फ्यू डेज का या फ्यू मंथ का जो मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं, और वो एंटीबॉडीज में बहुत ज्यादा रिच होता है। उसके अंदर स्पेशली आईजीए मिलती है,
और ये सीक्रेटरी एंटीबॉडी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे का इम्यून सिस्टम मेंटेन करवाने के लिए। ठीक है? ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इनिशियल पीरियड के लिए, ठीक है? ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे, ठीक? आपने पीछे प्लेसेंटा के अंदर एचपीएल पढ़ा था, दैट वाज़ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, उसके पास में लैक्टोजेनिक प्रॉपर्टी होती है और ये 2 हार्मोन आपने हार्मोनल वाले चैप्टर में पढ़े थे। एक पढ़ा था ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क इंजेक्शन करवाता है और एक पढ़ा था प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क सिंथेसिस करवाता है। ये हमारे एनसीईआरटी के टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम थोड़ा-सा समरी में देख लेते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है क्या? एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है, 1-2 पॉइंट मैंने मार्क करे हैं, वो आप देख लेना। भूल जाएगा बच्चा। 1 2 3 हाइली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ओवेरियन फॉलिकल जो होते हैं अलग अलग स्टेजेस में होते हैं, वो स्ट्रोमा में एम्बेडेड है, ऐसा शब्द पीछे यूज नहीं किया हुआ है। मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ये आप छोटी क्लास में पढ़ लेते हैं। और न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन। कॉर्टिसोल याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये हमने बात करी है कि प्रेगनेंसी के वक्त ही मेमोरी ग्लैंड डिफरेंशिएट करते हैं और सीक्रेट करते हैं मिल्क चाइल्ड बर्थ के बाद में, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए